अस्सलाम वालेकुम सर। मैं हलीमुल्लाह बेग और नादिर हुसैन ग्रुप मेंबर्स। हमारा टॉपिक जो हाउ फ्लूइड मैकेनिक्स हेल्प कीप बिग इंडस्ट्रीज और मॉल्स वार्म इन विंटर एंड कोल्ड इन समर, ये टॉपिक है। तो पहला डेफिनेशन हमने लिखा है, व्हाट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स इज स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर एट रेस्ट एंड इन मोशन। Fluid means all those which can flow. So those all which can flow are called fluids like gas and liquids. तो फ्लूइड मैकेनिक्स की जो एप्लीकेशन है वो डेली लाइफ में मैकेनिकल और केमिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में और एस्ट्रोफिज़िक्स में इस्तेमाल होती है। फिर हमने एक केस स्टडी किया, किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जहाँ पे एक धागे की मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो उस धागा मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, इन्वायरमेंट है, उसमें जो ह्यूमिडिटी है, वाटर की जो लेवल है वो वेरी कर जाती है। यानी जैसी प्रोडक्शन जितनी ज़्यादा होती है वहाँ हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से मुख्तलिफ उसके इफ़ेक्ट्स आ जाती हैं। तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन में भी फ़र्क आ जाता है जो माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। कहता है कि when the air is too dry, the fibers lose their elasticity, are thinner, fragile and tend to break. Friction also increases, which limits the sliding of the fibers on the machine. This can cause machine downtime, require manual intervention, therefore result in a productivity reduction. तो वहाँ उस प्रोडक्शन के दौरान कहता है एयर जो है वो ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फाइबर्स की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, पतले हो जाते हैं, इजीली ब्रेक हो जाते हैं और फ्रिक्शन इंक्रीज होती है बिटवीन मशीन्स एंड द थ्रेड्स। जो है फ्रिक्शन वो ज़्यादा हो जाती है जो मशीन में डिफरेंट काजेस प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। रगड़ाई ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैनुअली हम उसको कम किया जा सकता है ताकि जो वहाँ टेक्सटाइल की प्रोडक्शन वो कम ना हो। तो कीपिंग ह्यूमिडिटी विद इन प्रीसेट लेवल आल्सो हेल्प रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डस्ट इन द एयर। अगर हम वहाँ की ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन रखें तो वहाँ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अंदर जो एयर में जो डस्ट मूवमेंट होगी वो भी हम जो है कम कर सकते हैं। This improves the quality of environment where the products are processed or stored, eliminating the risk of small dust puffs clogging the moving structure. तो उसके अंदर जो डस्ट जो है वो गोलों की शक्ल में मूव करती है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है अगर हम वहाँ के इन्वायरमेंट को मेंटेन किया जाए। A proper level of humidity eliminates the risk of static electricity buildup. तो वहाँ पे क्या नाम है, इन्वायरमेंट ज़्यादा खुश्क ड्राई होने की वजह से वहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का भी रिस्क बढ़ जाता है। तो मटेरियल प्रोसेसिंग के दौरान तो ये भी नुकसानदा साबित हो सकती है, तो इसका रिस्क भी कम करना होता है। एन इक्वली इम्पोर्टेंट फैक्ट इज़ दैट एक्सेसिव ड्राई एयर फेवर द श्रिंकेज ऑफ फैब्रिक, जिसकी वजह से कपड़ा भी कहता है कि वो सिकुड़ जाता है। Maintaining humidity constant level for achieving greater reliability in cutting and for complying with size specification which is critical for example in carpets manufacturing। तो इसका आम एग्जांपल कहता है कारपेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये केस बहुत बार आ जाता है। तो फिर इन सम केसेस द टेक्सटाइल मशीनरी डेवलप्स अ लॉट ऑफ हीट। कुछ टेक्सटाइल मशीनरी जो है ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है इन्वायरमेंट की। इन दिस रिगार्ड द एडियाबेटिक सिस्टम आर द ऑप्टिमल टेक्नोलॉजी एज दे अलाउ फॉर द साइमल्टेनियस कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर। तो इसमें एक एडियाबेटिक सिस्टम है जिसमें जो है कूलिंग की जाती है, ह्यूमिडिफिकेशन की जाती है एयर को और उसको कूल किया जाता है। तो केरल केरल वैसे एक ब्रांड का नाम है जो एक मशीन है जो कूलिंग करता है।
तो उनका एक तरीक़ेकार है, वो करते हैं ऑफर्स अ वाइड वैरायटी ऑफ स्टीम एंड एडियाबैटिक ह्यूमिडिफायर्स। जो कैरल जो मशीन है, जैसे कि वो बहुत सारा जो है स्टीम प्रोड्यूस करता है, और एडियाबैटिक ह्यूमिडिफायर्स यानी वहाँ के जो ह्यूमिडिटी लेवल को बढ़ा देता है। The adiabatic humidifier in particular operate by atomizing water in millions of tiny droplets that evaporate simultaneously, absorbing the heat from the air। जैसे बहुत सारे वाटर एटम्स को थ्रो किया जाता है, evaporate किया जाता है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हवा में, तो वो हवा में जो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो हीट है वो मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ऑब्जर्व करने की वजह से ह्यूमिडिटी लेवल भी बढ़ जाती है, और जो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर उसको भी डिक्रीज किया जा सकता है। तो ये एक मेथड है। दे आर रिलायबल एनर्जी सेविंग सिस्टम, द मोस्ट एफिशिएंट, वो हार्डली कंज्यूम 4 वाट पर लीटर फॉर एटोमाइज वाटर। तो 1 लीटर वाटर को एटोमाइज करने के लिए 4 वाट्स की जो है पावर कंजम्पशन होती है। ये जो एक एफिशिएंट तरीक़ाकार है किसी इंडस्ट्रियल एरिया को कूल रखने के लिए या मॉडरेट टेम्परेचर रखने के लिए, ये एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक दूसरा तरीक़ा है जो हमारे डोमेस्टिक है, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम। विंटर्स में जो है जगहों को, इलाकों को सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के ज़रिए हीट किया जाता है। वैसे जो ऑर्डनरी सिस्टम्स है वो घरों में हर एक कमरे में जो है हीटर्स के ज़रिए या डिफरेंट जो कन्वेंशनल मेथड है उसके ज़रिए। सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में किसी स्पेसिफिक जो है जगह से हम जो है पूरे बिल्डिंग या एरिया को जो है वार्म वाटर को सर्कुलेट किया जाता है। ये जो रेड शो करता है वो वार्म वाटर है, वो पूरे बिल्डिंग या पूरा जो कोई बड़ी प्रोडक्शन हाउस भी हो सकती है या कोई डोमेस्टिकल एरिया, तो उसमें पूरी बिल्डिंग में जो है बिल्डिंग को यह जो है पाइप्स के ज़रिए इंसुलेट किया जाता है। यानी इसमें फिक्स किए गए हैं पाइप्स। तो पाइप में जब हॉट वाटर फ्लो करेगा तो वो थ्रू कंडक्शन, थ्रू कन्वेक्शन और थ्रू रेडिएशन जो है वो रूम्स को, एनवायरनमेंट को हीट अप करेंगे। जो वार्म वाटर से जो है वो हीट ट्रांसफ़र होगी रूम में, और रूम से जो है जो कोल्ड वाटर तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ से जो वापस सर्कुलेट बैक होकर आएगी ब्लू शो, जिससे जो है ठंडा पानी वापस आएगा, जिसको हीट अप किया जाएगा प्रोसेस के ज़रिए। ये सोलर के ज़रिए भी हीट अप किया जा सकता है, गैस के ज़रिए भी, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए। तो ये एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है। हर एक रूम में जो है मुख्तलिफ पैनल बोर्ड्स हैं। कुछ पैनल बोर्ड्स टच के थ्रू भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, कुछ मोबाइल के ज़रिए भी कंट्रोल किए जा सकते हैं, मोबाइल सेल फोन्स के ज़रिए। सही है। इसमें यह मेथड भी है कि एक इन्वर्टर है, डीसी इन्वर्टर, यानी किसी रूम में जितना टेम्परेचर मेंटेन करेगा उसके बाद वो नॉर्मली कम जो है एनर्जी कंजम्पशन करेगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसर्स के ज़रिए जो है वो अपनी जो है वर्क परफॉर्मेंस भी कम करेगा, रिक्वायर्ड जो है उस हिसाब से चलेगा। तो ये इस तरह एक सिस्टम के ज़रिए सेंट्रल हीटिंग सिस्टम है, जिसको उन्होंने नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड कंट्रोलर। डोमेस्टिक एंड होम पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर हम उसके बाद आते हैं किसी बड़े स्केल पे जो है कूलिंग और हीटिंग सिस्टम कैसे किया जाता है। एयर कंडीशनिंग is like an orchestra with many different parts working together in symphony to achieve the end result and provide cool or hot air in the room. There are four major components of air conditioning system. They are evaporator, condenser, compressor and expansion valve. तो यहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है एक 4 कंपोनेंट्स के मिल के बन के एक सिस्टम है जो किसी स्पेसिफिक एरिया को कूल या वार्म रखते हैं। तो उनका डायग्राम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ होता है कंडेंसर, कंप्रेसर। ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर में जो है जैसे यहाँ पे रेफ्रिजरेंट या कूलेंट जो है वो फ्रीऑन गैस है, वो फ्रीऑन गैस जो है यहाँ पे कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस हाई टेम्परेचर
और हाई प्रेशर पे वो कंप्रेस किया जाता है। तो वो कंप्रेस होके थ्रू आ जाता है हाई टेम्परेचर के साथ यहाँ कंडेंसर में। कंडेंसर में ये जो है कंडेंसर से होके ये फिर आ जाता है एक्सपेंशन वॉल में। यहाँ पे कंडेंस मीन्स जो है हम उसको मज़ीद जो है लिक्विड फॉर्म में लाते हैं। कंडेंसर में लिक्विड फॉर्म में होता है तब तक ये जो है इसकी टेम्परेचर जो है सेम रहती है, हाई टेम्परेचर है बट लिक्विड फॉर्म में आती है, क्योंकि हमने यहाँ से इसको हाई टेम्परेचर पे कंप्रेस किया और हमने इसको इतना कंप्रेस किया कि ये लिक्विड फॉर्म में ये होते हुए यहाँ आ गया। कंडेंसर कंडेंस करेगा, फिर यहाँ से एक्सपेंशन वॉल, फिर यहाँ जब जैसे उसको एक्सपेंशन मिलेगी यानी प्रेशर उस पर कम हो जाएगी तो गैस जो है वो कूल डाउन हो जाएगी। सही होते होते यहाँ तक ये कूल हो जाएगी। कूल होने के बाद ये यहाँ एवापोरेटर कॉइल में आएगी। तो एवापोरेटर कॉइल में आएगी तो ये जो सराउंडिंग से जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद जो है ये जब एब्जॉर्ब करेगी तो इसकी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगी। टेम्परेचर इंक्रीज़ होगी तो ये वापस आके कंप्रेसर में एंट्री मारेगी। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है एक एयर कंडीशन का। तो इसका हम ये इसके बारे में लिखा गया है ऑपरेटर कोयल के बारे में, कंप्रेसर के बारे में और कंडेंसर कोयल और एक्सपेंशन वाल्व जो हमने डायग्राम में पढ़ लिया। अब एक एयर शॉपिंग मॉल में कूलिंग और हीटिंग कैसे की जाती है, जिसमें हमने बेसिक प्रिंसिपल समझा जो है एसी के ज़रिए, एयर कंडीशनिंग के ज़रिए कैसे की जाती है। Every room, floor or portion should have return vent so that air condition is also able to sense the mixed return air temperature and adjust the supply air temperature according to prevent overcooling or undercooling at certain rooms, floors and portions। तो किसी एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में, वहाँ पे जो है टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए वापसी जो एयर हम वहाँ ठंडा या गर्म एयर वहाँ पहुँचा रहे हैं, फिर वहाँ से वापसी भी होना चाहिए, वापसी एयर का वापसी भी होना चाहिए ताकि वहाँ पे एक्स्ट्रा कूलिंग, ओवर कूलिंग या अंडर कूलिंग नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ हम बेसिक समझते हैं व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एयर कंडीशन एंड रिटर्न एयर। तो इसमें रिटर्न एयर क्या होता है? Return air is the most to draw the air in a room back to the air conditioner। किसी रूम से एयर को वापस लेकर आना एयर कंडीशनर में, that the air conditioner knows what is the current room temperature and adjusts its supply air temperature according, at the same time maintaining balance air pressure in the room। तो यहाँ इसको हम एक डायग्राम के ज़रिए समझेंगे कि ये एक टिपिकल जो है एयर हैंडलिंग यूनिट है, यानी एयर को जो है एयर कंडीशन का एक पोर्शन है, क्योंकि सेंट्रल कूलिंग सिस्टम में जो है बड़े उसमें जो है छोटे एसी की तरह रखने नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक एरिया होता है जहाँ AHU एयर हैंडलिंग यूनिट होता है। जैसे बड़े शॉपिंग मॉल्स, बड़े होटल्स में जो है ये यूनिट लगाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि कोल्ड एयर को किसी पाइप के ज़रिए रूम्स में गुजारा जाता है, फिर वहाँ से जो एयर है वो जहाँ से वो हीट अप, वहाँ से जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके हीट अप हो जाएगी, वो एयर जो है वो किसी दूसरे डक्ट के ज़रिए रिटर्न हो जाएगी, वापस आएगी इसमें। तो रिटर्न एयर टेम्परेचर सिंपल है। तो इसमें AHU के बारे में बता रहा है कि AHU क्या है। एन एयर हैंडलिंग यूनिट और AHU इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ सेंट्रल एयर conditioner that typically used for large cooling application such as large houses, shopping malls and hotels। Shopping malls and hotels require much more cooling than typical large houses, therefore multiple AHUs are often used in these mega size buildings। तो जो छोटे घर होते हैं उसमें स्मॉल स्केलर पे जो है एसी लगे होते हैं, जैसे उसमें इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट। लेकिन जो बड़े होटल्स और शॉपिंग मॉल्स वगैरह में
जो है बड़े बड़े HU जो है यूनिट्स लगे होते हैं और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जो है वहाँ पे कंजम्पशन के हिसाब से। तो एयर हैंडलिंग यूनिट के बारे में बता रहे हैं। एज यू कैन सी फ्रॉम द अबोव डायग्राम, रिटर्न air from several rooms ultimately join together before entering the air handling unit or AHU. Our return air temperature sensor, sometimes located inside HU, senses the return air temperature and adjusts the supply air temperature. तो रिटर्न एयर टेम्परेचर यहाँ पे जो है रिटर्न एयर टेम्परेचर हमें ये इंडिकेशन देता है कि रूम का टेम्परेचर कितना है। तो उस हिसाब से जो है यहाँ से जो है हम उतना ही उसको एयर को उस तरफ फ्लो कराएंगे। तो ये हमें बताएगा अगर ज़्यादा टेम्परेचर के साथ आ रहा है तो इट मीन्स हमें ज़्यादा एयर को वहाँ रिलीज़ करनी पड़ेगी। अगर यहाँ जो है टेम्परेचर कम दिखा रहा है तो इट मीन्स जो है हमें कम जो है एयर कोल्ड एयर को रूम्स की तरफ रिलीज़ करनी होगी। तो ये टेम्परेचर सेंसर्स हमें बता देते हैं कि रूम के टेम्परेचर क्या है, इस तरह मेंटेन किया जाता है। अगर किसी रूम या सिस्टम में रिटर्न एयर का ना हो तो क्या होगा? देयर प्रॉब्लम्स विद नो रिटर्न एयर इन एवरी रूम, somehow centralize the air condition return air at one room instead of every room that in it serves। कहता है कि कुछ रूम्स हाउस में रूम्स में जो है रिटर्न एयर सिस्टम नहीं होता है। although this way can save some upfront cost, इससे तो पैसों की बचत तो होगी। From the reduction of the return air duct, it poses a risk of overcooling, undercooling, high energy usage and other problem। अगर हम रिटर्न एयर सिस्टम नहीं करेंगे तो कहता है कि उसमें रिस्क होता है ओवर कूलिंग का, अंडर कूलिंग और हाई एनर्जी यूज, क्योंकि एक रूम कूल हो गया है तो ओवर कूलिंग उससे भी ज़्यादा हो कि वहाँ पे फजूल में एनर्जी कंजम्पशन होती है, या किसी रूम में जितनी हीट रिक्वायर्ड है वार्म करने के लिए, तो जितनी टेम्परेचर की एयर चाहिए उससे हम आवर वहाँ पे रिलीज़ करेंगे या वहाँ प्रोड्यूस कराएंगे तो आवर हीटिंग वो भी दोनों तरीक़ों से नुकसानदा होगी। Some rooms are too cold, some rooms are not even cold. When you centralize return air at one room, the air condition supply air temperature is solely based on that one room with return air. If another room is sufficiently cool while the room with the return air is not, the air conditioner will keep blasting cold air to the rooms. Consequently, some rooms will be either too cold or too hot depending on the condition room the with return air। तो ये कहता है कि ये इसकी वजह से रिटर्न एयर का नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट होंगी। ये एक डायग्राम के ज़रिए हमें दिखाया गया है कि एक सिस्टम में सारे रूम्स में तो जो है सप्लाई तो रूम में हो रहा है, लेकिन रिटर्न जो है सिर्फ एक सा आ रहा है। यहाँ ए इस पोर्शन में से रिटर्न क्या आ रहा है, बाकी सब में जो है सप्लाई है, रिटर्न नहीं है। तो इससे ये होगा, कहता है कि ये नुकसान होगा कि जो है वहाँ पे ओवर कूलिंग होगी, अंडर कूलिंग हो सकती है और लॉसेस हो सकते हैं। तो ये एक डायग्राम है जिसमें रिटर्न नहीं है, सिर्फ एक रूम का किया है जो पैसों की बचत के लिए किया गया है, जो मतलब तरीक़ेकार सही नहीं है। नॉन रिटर्निंग है डायग्राम एक्सप्लेनेशन, जो ये अभी नॉन रिटर्निंग है तो इससे क्या, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ बेड रिटर्न एयर इंस्टॉलेशन ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑन द लिविंग रूम हैज़ द रिटर्न एयर, ऑन द सेकंड फ्लोर only bedroom has the return air। We know that air condition is just room temperature based on the return air temperature। हमें यह पता है कि जो रिटर्न एयर आती है वो टेम्परेचर सेंसर हमें उस रूम के टेम्परेचर के बारे में बताता है कि उसकी टेम्परेचर कितनी है। This means that both air condition in the above diagram only capture the room temperature of a single room। क्योंकि रिटर्न जो आती है डक्ट में वो हमें बताती है कि उस रूम की टेम्परेचर कितनी है। अगर हम सब में रिटर्न नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक रूम की टेम्परेचर कितनी है और हमें कितने सप्लाई देनी है वहाँ कोल्ड एयर की। द रूम विदाउट अ रिटर्न एयर विल हैव अ पॉजिटिव प्रेशर। तो किसी रूम में अगर वहाँ पे रिटर्न एयर सिस्टम नहीं होगा तो वहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर होगा, यानी वहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस रूम का
कंपेयर टू द सराउंडिंग वो बढ़ता जाएगा। A room in a positive pressure state meaning that room air pressure is slightly higher than the atmospheric pressure। तो उसकी वजह से बाहर के जो एटमॉस्फेरिक के बाहर जो नेचुरल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कंपेयर टू उसके अंदर रूम के एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने लगेगी, जिसकी वजह से उस रूम के अंदर अनकम्फर्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कई ड्रॉबैक्स आ सकती हैं। जैसे कि कहता है हाई प्रेशर मीन द ओल्ड कोल्ड एयर इज मोर लाइकली टू पुश आउटवर्ड फ्रॉम द रूम। Cold air constantly slips through the doors and windows gaps. In the long run, you have wasted more energy than realized. Furthermore, when air slips through the gaps, it may create a whistling noise that irritates you. तो हवा जो है जाहिर सी बात जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा और जहाँ कम होगा तो जो एयर जो है वो हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। यानी इसमें जो है रूम से बाहर मुख्तलिफ स्लिट्स के ज़रिए बाहर निकलने की कोशिश करेगी, जिससे जो है रूम में नॉइज़ प्रोड्यूस होगा। तो ये एक और है। इन एडिशन ऑफ इन आवर रूम डजंट हैव अ हाइड्रोलिक डोर क्लोजर, पॉजिटिव प्रेशर विल मेक द डोर क्लोज ऑटोमेटिकली। तो जो दरवाजे हैं अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वो बड़े बैंग के साथ, बड़े शोर के साथ दरवाजे खिड़कियाँ बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम भी होता है। ह्यूमन की ब्रीथिंग के लिए भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। सो इसलिए यहाँ रूम में इक्वल जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंपेयर टू द जो बाहर सराउंडिंग है उसके इक्वलेंट मेंटेन रखनी होती है। तो यहाँ पे एक सेंट्रल कूलिंग सिस्टम दिखाया गया है जिसमें हर एक में रिटर्न एयर रखा गया है। यानी इसमें जो है हर एक रूम से सप्लाई भी है तो वापस इसमें रिटर्न भी है, एयर को वापस रिटर्न भी किया जा रहा है, जिससे हर एक रूम के टेम्परेचर को जो हमें वापस रिटर्न एयर है वो टेम्परेचर सेंसर हमें बताएगा कि हर रूम में कितनी सप्लाई देनी है। जो है ये एक आइडियल मेथड है पूरे एक बिल्डिंग या पूरे एक इंडस्ट्री को कूल डाउन रखने के लिए। रिटर्निंग एयर डायग्राम एक्सप्लेनेशन। All return air go back to their respective air conditioner since air conditioner adjusts supply air temperature based on the return air temperature। So जो सप्लाई एयर होनी चाहिए उसकी टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए वो हमें रिटर्न एयर की टेम्परेचर सेंसर हमें बताएगा। ईच रूम कंट्रीब्यूट देयर रूम टेम्परेचर वाया द रिटर्न एयर। हर एक रूम का जो रिटर्न एयर टेम्परेचर है वो बताएगा कि वहाँ का टेम्परेचर क्या है। देन द मिक्स्ड रिटर्न एयर temperature tells that air conditioner what is the average room temperature. Hence the air conditioner is able to adjust a more suitable supply air temperature for all. So इससे ये फ़ायदा होता है कि मखसूस जितने रिक्वायर्ड है रूम को वो जो है एयर सप्लाई की जाती है। तो ये एक टॉप व्यू है। जो ब्लू लाइन्स है वो एयर का सप्लाई है। पूरे जो रूम्स हो, होटल्स के रूम्स हो या कोई इंडस्ट्री है उसमें जो है ये ब्लू लाइन जो है वो कोल्ड एयर सप्लाई कर रहे हैं। फिर वहाँ से ये जो पाइप्स हैं दूसरे जो रिटर्न एयर है, ये जो है रिटर्न एयर ये वापस जो है रिटर्न एयर जो है वापस लेके आ रहे हैं हमारे AHU सेक्शन में लेके आ रहे हैं। तो इस तरह जो है किसी एरिया को, किसी बड़े कमर्शियल प्लाजा हो, शॉपिंग मॉल हो या कोई इंडस्ट्रियल जोन हो, उसको सेंट्रल सिस्टम से कूलिंग रखना हो या अकॉर्डिंग टू द वेदर हो, सीज़न के हिसाब से टेम्परेचर जो उसको प्रोवाइड करनी है इस तरह दी जाती है। थैंक यू सर, शुक्रिया।